हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इससे पहले 19 चैप्टर सीडीपी के अपलोड कर चुका हूं। आज मेरा सीडीपी का 20वां चैप्टर है, जिसमें हम जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे तथा अंत में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जेरोम ब्रूनर जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म और मृत्यु देख लीजिए। उनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2016 में हुआ था। उनका सिद्धांत जो है वो ऊपर तरफ लिखा गया। उनका सिद्धांत तीन सिद्धांत लिखे गए हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, दूसरा निर्मितवाद का सिद्धांत और तीसरा है अन्वेषण का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जेरोम ब्रूनर द्वारा दिए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन आए आंसर मेरा जेरोम ब्रूनर होना चाहिए। अब आगे चलते इनकी पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनके दो तरह की पुस्तकें लिखी गई है। पहली पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रक्रिया, जो कि 1960 में लिखा गया। और इसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत, तीनों प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो पहली पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की प्रक्रिया 1960 में लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। अब दूसरी पुस्तक भी लिखे हैं द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक से संबंधित अपना सिद्धांत रखे थे। पहला जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानवाद पर जो अपना सिद्धांत दिए थे वो थे मेरा जीन पियाजे साहब। लेकिन ये उसके बाद जीन पियाजे के बाद दूसरा जो अपना संज्ञानवादी सिद्धांत दिए थे ये जेरोम ब्रूनर है। इसलिए इसे आधुनिक संज्ञानवादी यदि सिद्धांत पूछा जाए कि किसने दिया है, प्रतिपादित किया है, तो हमारा जेरोम ब्रूनर होगा। अब देखिए नीचे तरफ दो वर्ड लिखा गया है, इसे जनक माना जाता है। एक दो वर्ड है, क्या क्या, स्कैफोल्डिंग और दूसरा स्पाइरल पाठ्यक्रम। ये दोनों वर्ड जो है शब्द है, इनके जनक जेरोम ब्रूनर को माने जाते हैं। अब उन्होंने अधिगम की अवस्थाएं, स्टेजेस बताए, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था हम लोग देखते हैं संक्रियात्मक या विधि निर्माण की आवश्यकता, जिसे इनएक्टिव मोड या इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। इसकी आयु सीमा 0 से 3 वर्ष तक होती है। दूसरी स्टेजेस आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे आइकोनिक स्टेज या आइकोनिक मोड कहते हैं, जिसकी आयु सीमा 3 से 12 वर्ष तक चलती है। तो उसके बाद तीसरा है, अंतिम है, संकेतात्मक अवस्था, जिसे सिंबॉलिक स्टेज मोड जो भी कहा जाए कहते हैं। इसकी एज सीमा है 12 से 18 वर्ष तक, यानी किशोरावस्था में ये स्टेज घटित होता है, संकेतात्मक अवस्था। अब इनके बारे में हम लोग आगे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तत्काल इनके कथन के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने जो कथन नहीं तो उनको देख लेते हैं क्या है इनका कथन। तो इनका कथन पहला है, बच्चा एक नग्न बंदर की तरह नहीं अपितु एक संस्कृति युक्त मानव की तरह है। संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कथन हमारे जेरोम ब्रूनर साहब का। दूसरा कथन देखिए, जेरोम ब्रूनर का मानना है कि जो भी विषय पढ़ाया जाए उसकी मूल संरचना से बालकों को अवगत करा जाए, क्योंकि ऐसा करने से समझाना आसान हो जाता है तथा बालक रुचि के साथ अस्थायी अधिगम प्राप्त करता है। मतलब इसका यही है कि यदि हम गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो उसकी मूल संरचना से, गणित की मूल संरचना मतलब उसको बता दीजिए। गणित सीखने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। गणित यदि हम सीखते हैं तो किसी पदार्थ का भार निकाल सकते हैं, माप कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, उसकी दूरी माप सकते हैं। ये सब यदि उसको समझाया जाए, दैनिक जीवन में यदि उसको जोड़ा जाए, तो बच्चा आसानी से अधिगम करने लगता है और अधिगम प्राप्त कर लेता है। तो यही दो उनका कथन था। अब आगे चलते हैं, तीनों जो स्टेजेस है उस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला स्टेज जो आता है मेरा संक्रियात्मक अवस्था, जिसे दूसरा नाम विधि निर्माण भी कहते हैं। फिर दूसरा उसका नाम आता है सक्रियता विधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग याद रखेंगे इनएक्टिव स्टेज मोड। ये इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं या मोड भी कह सकते हैं। इसकी आयु सीमा 0 से 3 वर्ष तक चलती है। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, किस विधि में
इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पर हिलाना आदि। इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण के संबंध स्थापित करता है। बालक शारीरिक क्रियाओं एवं संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब इसमें जो बालक अधिगम प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वह शारीरिक क्रिया के द्वारा, मोटर स्किल्स के द्वारा और संवेदना के द्वारा, मतलब कि उसकी जो अंदर जो संवेदना होती है उसी के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता, सीखता है। जैसे भूख लगने पर कोई बच्चा रोने लगता है तो उससे क्या होता है कि उसके घर वाले या दूसरे व्यक्ति समझ जाते हैं कि इसको भूख लग गया है, तो जो अधिगम प्राप्त कर लेता है। अब दूसरी बार भी यदि उसे भूख लगा है तो वो रोने लगेगा, हाथ पर हिलाने लगेगा। तो यही है, मतलब कि जो शिशुआ अवस्था में चलती है, 0 से 3 अवस्था जो शिशुआ अवस्था चलती है उसमें जो बालक अधिगम करता है वो शारीरिक क्रिया के माध्यम से और संवेदना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा स्टेजेस हम लोग चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेजेस है प्रतिबिंबात्मक अवस्था या दृश्य अवस्था या छायात्मक या प्रतिमा आधारित अधिगम, जिसे इंग्लिश में हम लोग आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचना व्यक्ति तक पहुंचती है तथा दृश्य स्मृति विकसित होती है। बालक कोई भी वस्तु चित्र को देखकर उसके बारे में सीखता है। इसमें भाषा का महत्व होता है, चमक, ध्वनि, गति का महत्व होता है। अब 3 से 12 वर्ष की जो स्टेजेस होती है, यानी बाल्यावस्था जिसे हम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी बालक को यदि हम सिखाना है, अधिगम कराना है, तो पहले कोई भी चीज़ को उनके दृश्य में लाइए, उसके दृश्य स्मृति में पहुंचाइए। मतलब यदि हम एक मंदिर के बारे में बच्चे को पढ़ाना है या बताना है तो पहले मंदिर में उसको दिखाइए कि मंदिर क्या होता है, मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, मंदिर में किसकी प्रतिमा लगी होती है। मतलब यदि दोबारा हम मंदिर कहेंगे तो उसके दिमाग में आ जाना चाहिए मंदिर में भगवान उपस्थित रहते हैं, आदमी जाके अपना आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करने पहुंचते हैं, हिंदुओं का धर्म स्थल है, ये सभी। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था में होता है कि बालक को मतलब कि दृश्य करके समझाना होता है, उसको दिखा करके बताना होता है। इसमें भाषा का महत्व होता है, मतलब कि बच्चा जो भाषा में सीख जाता है भाषा को बोलना, वो अब शारीरिक क्रिया का ज़रूरत नहीं पड़ता शरीर को इधर उधर करने के लिए, चिल्लाने चीखने के लिए। इसमें भाषा के माध्यम से वो कह सकता है, बोल सकता है। चमक, ध्वनि, गति, इन सब का इसमें महत्व होता है। अब तीसरा स्टेजेस में देखते हैं संकेतात्मक चिन्ह अवस्था, संकेतात्मक अधिगम, चिन्ह अवस्था या प्रतीकात्मक या सांकेतिक अधिगम, जो भी आए। इंग्लिश में हम लोग नाम याद रखिए, सिंबॉलिक स्टेज, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम आते रहते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखेंगे सिंबॉलिक स्टेज। इसकी आयु सीमा देख लीजिए, 12 से 18 वर्ष तक है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को संकेतों, भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों एवं उसकी मूल्य विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। इस अवस्था में बालक गणित, भाषा, अमूर्त चिंतन तथा तर्क क्षमता का विकास करता है। इस स्टेज में 12 से 18 जो होती है वो किशोरावस्था की होती है। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो कोई भी चीज़ को संकेत के माध्यम से ही समझ लेता है क्या कहना चाह रहा है। जैसे कहीं पे प्लस का चिन्ह देख लिया तो उसका मतलब वह संकेत से समझ लेता है कि इसको हम लोग को ऐड करना है या जोड़ना है। अब माइनस का चिन्ह देख लिया, मतलब कि संकेत है केवल माइनस, तो समझ लेता है इसको हमको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। और उसी तरह सड़क पे चलते हुए यदि रेड लाइट तो उसको दिखाई देता है, उसका मतलब समझ जाता है कि हमें रोकना है। तो इसी प्रकार का जो अधिगम है तो उसको हमारे जेरोम ब्रूनर साहब द्वारा संकेतात्मक अवस्था अधिगम का है, चिन्ह अवस्था अधिगम का है, या सिंबॉलिक स्टेजेस का कहे हैं। अब 3 प्रकार का अधिगम हम लोग चर्चा कर चुके। आगे थोड़ा सा हम निर्मितवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है निर्मितवाद, आखिर निर्मितवाद का जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं तो इनको भी जानना जरूरी है कि निर्मितवाद क्या होता है। तो यह एक छात्र केंद्रित क्रिया है। तो निर्मितवाद क्या है, छात्र केंद्रित क्या है, बालक केंद्रित, बाल केंद्रित क्रिया है। मतलब बालक के लिए ही सब कुछ किया जाता है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकता है। क्या है कि बालक स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकता है। तीसरा है निर्मितवाद पूर्ण ज्ञान पर बल देता, पूर्व ज्ञान पर बल देता है। निर्मितवाद जो है वो पहले के ज्ञान पर बल देता है और उस ज्ञान को प्रयोग कर नया कुछ खोज करता है, सृजन करता है। चौथा है
नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है, जो हम लोग अभी चर्चा किए। 5वां है, यह छात्रों की सक्रियता पर बल देता है। छात्रों को सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है, निर्मितवाद में एक्टिव रहना पड़ता है। 6ठा है, यह बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। निर्मितवाद यह जांच करता है कि बालक के अंदर कितना ज्ञान आया है, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है कि नहीं, ये सब की जांच हमारे निर्मितवाद करता है। 7वां है, इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक अथवा सुविधा प्रदाता की होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका केवल और केवल एक मार्गदर्शक की होती है, गाइड की तरह होती है। वो केवल सुविधा प्रदाता की होती है। सुविधा मतलब केवल उसको बीच बीच में समझाना, गाइड करना, वही होता है। बाद बाकी जितना भी काम होता है वो बालकों द्वारा निर्वहन किया जाता है। यह बालकों में उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी की भावना जागृत करता है। यह जो निर्मितवाद है यह बालकों में उत्तरदायित्व देता है और जिम्मेदारी की भावना जागृत करता है। तो हम लोग निर्मितवाद के बारे में समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सेट की ओर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पे आप लोग भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेरोम ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो हम लोग पढ़े हैं संज्ञानवादी थे, संज्ञानवाद के समर्थक थे, इसलिए राइट आंसर 1 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछा जाए तो जीन पियाजे हो जाएगा, लेकिन आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछा जाए तो जेरोम ब्रूनर होगा, इसलिए 2 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया? संज्ञानात्मक, संज्ञान का अर्थ होता है चिंतन, मनन, सोचना, किसी के बारे में जानना, अध्ययन करना, ये सब संज्ञानात्मक प्रक्रिया में आता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। संज्ञान का मतलब होता है दिमाग के अंदर चलने वाली क्रिया। दिमाग से हम लोग जितना भी क्रिया करते हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया आती है, इसलिए चिंतन मेरा संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। 3 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो बौद्धिक विकास की जो 3 अवस्था होती है उसकी पहचान जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया है, लेकिन यही जो मतलब संज्ञानवादी के बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्था जो हम लोग पढ़े हैं इनके द्वारा की गई थी, तो वो हमारे जीन पियाजे द्वारा किया गया था। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताए, जबकि जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई है। तो 3 अवस्था मेरा कौन आ जाएगा? जेरोम ब्रूनर। तो 4 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़िए चारों आंसर को। पहला है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, ये तो एकदम सही है। दूसरा है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये भी सही है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये कथन मेरा गलत आता है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो 5 के अनुसार मेरा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 3 नंबर, यानी 5 का राइट आंसर 3 नंबर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है? तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया मतलब संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसमें से क्या आ जाएगी? कल्पना करना, अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा कल्पना करना, 6 का 1 नंबर। आगे चलते 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर द्वारा बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताया गया? तो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताए हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताएं? हम लोग अभी पढ़े हैं कि संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, इनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज, यानी 7 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। जेरोम ब्रूनर द्वारा दिए गए अधिगम के 3 अवस्थाओं में से प्रतिबिंबात्मक अवस्था की समय अवधि कितनी है? तो प्रतिबिंबात्मक जिसमें दिमाग पे कॉन्सेप्ट बनता है, जिसमें किसी वस्तु को सापेक्ष कर सदृश्य दिखाकर बताना होता है, वो हमारी बाल्यावस्था की स्टेज है, जिसमें 3 वर्ष से 12 वर्ष होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर है 2 नंबर। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? तो जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम जो है वो हमारा अन्वेषण सिद्धांत होगा, इसलिए 9 का 1 नंबर राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रूनर द्वारा दिए गए अधिगम की विशिष्ट अवस्था में कौन सही है? तो विशिष्ट अवस्था में कौन सही है जो अधिगम की मतलब कि अवस्थाएं बताएं तो क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों राइट है, इसलिए 10 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब 11 नंबर चलते, स्केप फोल्डिंग का जनक किसे माना जाता है? हम लोग पढ़े स्केप फोल्डिंग का जनक हमारे ब्रूनर साहब है, जेरोम ब्रूनर साहब है, इसलिए 11 का 2 नंबर राइट आंसर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप, इसको हम लोग याद रखेंगे। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप किसने दिया? तो ब्रूनर साहब हो जाएगा, जेरोम ब्रूनर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए हैं? तो वो हमारा हो जाएगा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा, इसलिए 13 का 2 नंबर राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो ब्रूनर द्वारा अधिनियम, प्रतिभा, परकता और सांकेतिकता तीनों प्रकार की अवस्था का वर्णन किया गया, लेकिन पराधीनता जो है उसका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए 14 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही एक बार हम लोग अभी पढ़े हैं, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। 15 का 2 नंबर राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन आइए चलते हैं, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो ब्रूनर ने अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत को शिक्षण सिद्धांत नहीं माना है। हम लोग इसको याद रखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षण संस्थान जो होता है उसको वो शिक्षण संस्थान के अंतर्गत नहीं माना है, इसलिए 16 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह पुनर्वलन पर आधारित होता है, यह उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। संज्ञानवादी हमेशा चिंतन प्रक्रिया से संबंधित रखते हैं, इसलिए 17 का 2 नंबर राइट आंसर है। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो ब्रूनर के सिद्धांत में कौन सा नहीं आता है? तो ब्रूनर की सिद्धांत में ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं आता है। तो 18 का मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, क्योंकि हम लोग जो निर्मितवाद पढ़े हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं कि नवीन ज्ञान सूचना को ग्रहण करना होता है, ज्ञान का रूपांतरण भी करना होता है और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना आता है, लेकिन 3 नंबर की जो है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ये नहीं है निर्मितवाद में, इसलिए 18 का 3 नंबर मेरा राइट आंसर होगा। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर हमारा ज्ञान आता है। पहले आदमी ज्ञान लेता है, किसी के बारे में जानता है, तब उसके अंदर बोध आता है, मतलब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठता है, तब जाके वो विश्लेषण कर पाता है, विश्लेषण करने के बाद अनुप्रयोग आता है। तो न्यूनतम स्तर मेरा क्या हो गया? तो मेरा ज्ञान आ गया न्यूनतम, इसलिए 19 का मेरा राइट आंसर 2 नंबर होगा। आगे चलते 20वां क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने नहीं दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की साहब द्वारा दिया गया, ब्रूनर साहब द्वारा दिया गया, लेकिन पावलोव द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए 20 का मेरा राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, पावलोव। आगे चलते 21वां क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है? तो जब वो बच्चा कोई समस्या का समाधान करने लगता है, मतलब उसमें खोज प्रवृत्ति जागृत हो जाता है, कोई भी चीज़ का वो अन्वेषण करने लगता है, जिसे हम लोग वैज्ञानिक अन्वेषण का नाम दे सकते हैं, इसीलिए इसका 2 नंबर राइट आंसर है। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, किनका कथन है बच्चा एक नग्न बंदर की नहीं अपितु संस्कृति युक्त मानव की तरह है? यह कथन तो हमारे जेरोम ब्रूनर साहब का है, 22 का 1 नंबर राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत अलग है? तो तीनों हम लोग सभी सिद्धांत को पढ़ते हैं, संरचना अधिगम का सिद्धांत, निर्विदवाद का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत सब ब्रूनर द्वारा दिया गया, लेकिन अनुकरण का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा साहब द्वारा दिए गए, इसलिए मेरा 4 नंबर अलग आता है, इसलिए राइट आंसर 23 के अनुसार चौथा 4 नंबर है, 23 का 4 नंबर राइट आंसर। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाया जाता है? मूर्त चिंतन करना
वो तो हमारे किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था की जो मतलब कि अधिगम अवस्था होती है वो संकेतात्मक अवस्था कहलाती है, इसलिए 24 का मेरा राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जेरोम ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो हमारे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए 25 का मेरा राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।